नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसे राजनीति विरासत में मिलती है। कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, फिर 26 साल की सबसे कम उम्र में शासन पहुंचता है। दुष्यंत चौटाला। दरअसल इस बार का चुनाव दुष्यंत चौटाला के लिए पहली से कम नहीं रहता। जो चाबी पिछली बार किसी की मदद के लिए विधानसभा का ताला खोलती है, वो तो इस बार अकेले ही विधानसभा का द्वार खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पिछली बार की मददगार की नैया ऐसी डूबती है कि उसके नेता की जमानत तक नहीं बचती। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो 2014 के अंदर कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से हराकर 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के निर्वाचित सांसद बनते हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बनते हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनते हैं। लेकिन 2014 के अंदर पहली ही बार लोकसभा सदस्य बनने का क्या इनका कारण एनएलडी की आज से 10 साल पहले की लोकप्रियता भी है। और जब अपने दम पर राजनीतिक भविष्य बनाने का सवाल उठता है तो 2018 के अंदर अपने चाचा अभय सिंह चौटाला के साथ एनएलडी के नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू होता है और मामला चरम पर तब पहुंचता है जब अभय सिंह चौटाला द्वारा एनएलडी की छात्र शाखा इनसो को भंग कर दिया जाता है। इनके ही द्वारा जवाब के अंदर 9 दिसंबर 2018 को जींद के अंदर जन नायक जनता पार्टी का गठन किया जाता है। पार्टी के नाम के अंदर जन नायक को शामिल इसलिए किया जाता है कि हरियाणा के अंदर जन नायक चौधरी देवीलाल को बोला जाता है और हरियाणा की जनता के बीच इस बात का प्रचार करना चाहते थे कि चौधरी देवीलाल के असली उत्तराधिकारी यही हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों पर यह खराबी उतरेंगे। मैं तो चौधरी देवीलाल जी वाली सोच को इस प्रदेश में दोबारा लाना चाहता हूं। आप सबका साथ चाहिए, आपका एक वोट और एक नोट चाहिए। पार्टी के गठन के कुछ समय के बाद यानी 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनाव में दुष्यंत चौटाला का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आगे रखा जाता है, चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी के रूप में। और जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ चुका भी देते हैं। हरियाणा की 90 में से 10 विधानसभा सीटों पर ये जीत हासिल करते हैं। 14.8% वोट शेयर ये हासिल करते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद भी जींद की उचाना विधानसभा सीट से 47,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ दुष्यंत चौटाला के लिए एक असमंजस की स्थिति बनती है कि इन चुनावों के अंदर कांग्रेस को 31 सीट मिलती है, बीजेपी को 40 सीट मिलती है। लेकिन बीजेपी इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण इन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ता है। दुष्यंत चौटाला को जो वोट बैंक हासिल होता है वो दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में मिलता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के साथ ही दुष्यंत की राजनीति का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आज तक हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दी और मैं तो कहता हूँ बीजेपी के साथ जाना मेरी गलती थी, आगे वो गलती भी नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद इनके ही पूर्व पार्टी द्वारा इन्हें गद्दार तक कहा जाने लग जाता है। 4.5 साल तक गठबंधन चलता है, फिर गठबंधन टूट जाता है और अपनी ही पार्टी के नेता इनका साथ छोड़ जाते हैं। इस बार के चुनावों के अंदर दुष्यंत की जमानत तक जब्त हो जाती है। पार्टी को 1% से भी कम वोट बैंक मिलता है। और इसके बाद सवाल अब ये खड़ा होने लग जाता है कि 2014 में एनएलडी के कारण जीती, 2019 के अंदर जन नायक नाम के कारण जीती, लेकिन 2024 के अंदर क्या ये खुद का इतना जनाधार भी नहीं बना पाई कि खुद की जमानत तक बचा पाए। सवाल ये भी उठने लगता है कि अपनी ही राजनीतिक विरासत से अलग इनका कोई खुद का जनाधार नहीं है। अब बात करेंगे कि दुष्यंत चौटाला इतनी बुरी तरह से चुनाव क्यों हारते हैं। दरअसल जब ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में राज्य के लोगों को मूर्ख बनाया, बीजेपी को ये अहंकारी कहते हैं। लेकिन चुनावों के बाद जैसे ही बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो कहते हैं कि हम सबको मिलाकर एक ईमानदार सरकार का गठन करेंगे। 2019 के दौरान इनके चुनावी मुद्दे थे युवा रोजगार, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, किसानों के लिए एमएसपी। लेकिन 1 साल बाद ही केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आती है। इसके जवाब में किसानों द्वारा किसान आंदोलन किया जाता है। अब किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग करने लगते हैं। लेकिन किसानों का मुद्दा बीजेपी की जगह इनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है। दरअसल इनकी शुरुआत एक जाट और किसान नेता के रूप में होती है। अपने शुरुआती समय में किसानों के लिए एमएसपी की बात करते हैं। कृषि कार्य में उपयोग की जाने वाले ट्रैक्टर पर जब एनसीआर में पाबंदी लगाई गई थी तो ट्रैक्टर पर बैठकर देश की शासन में पहुंची थी। लेकिन अब यही एमएसपी की बात पर किसान की जगह सरकार के साथ खड़े हैं। और इसी दौरान इनके पिता भी किसानों को बीमारी तक कह देती हैं। और उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लोगों के बीच में जाकर के जो संपर्क करना चाहिए था, लोगों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए था, उनके काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। दूसरा मुद्दा जो इनके खिलाफ उठता है वह भ्रष्टाचार का है। इनके ही चाचा और इनके ही विधायक द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके खिलाफ उठाया जाता है। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला, हिसार एयरपोर्ट की जमीन खरीद के घोटाले के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं।
जो मुख्यमंत्री जी से कह रहा था वो यही बात कह रहा था कि वहां बहुत सारी जमीनें खरीदी गई, भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। अब सवाल ये भी है कि क्या इस हार के बाद आगामी समय में अपनी विधानसभा सीट को भी ये चेंज कर सकते हैं क्या? हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जींद की 5 में से 3 सीटें जन नायक जनता पार्टी ने जीती थी। इस पार्टी का गठन जींद में होता है, मतलब जींद को अपना राजनीतिक गढ़ दुष्यंत चौटाला बनाना चाहते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में सारा मामला इनके लिए उलट चुका है। हालांकि उचाना सीट इनकी परंपरागत सीट रही है। 2009 में इनके दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि सीट चेंज करने की बात आती है, उनकी माताजी नैना चौटाला भी 2014 के अंदर डबवाली से विधायक बनती है। लेकिन जैसे ही नई पार्टी का गठन होता है तो ये भी अपनी सीट डबवाली से चेंज कर जींद की एक विधानसभा सीट बाड्डा में चली जाती है। तो सीट चेंज करना आगामी समय में इनके लिए शायद कोई नई बात नहीं भी हो सकती। तो कहना यही होगा कि देखना होगा आगामी समय में दुष्यंत की राजनीति किस करवट बैठती है। और मोरल ऑफ द स्टोरी इनकी स्टोरी में फिलहाल यही है कि जो फैसला तत्काल रूप से आपको लाभ पहुंचा सकता है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तत्काल लाभ के लिए लिया गया फैसला आगामी भविष्य में आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।